आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय नंबर 6 गांव का प्रशासन, ये पूरा टॉपिक को आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरत को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। इस सभी व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतिहार जमीन है। मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतिहर जमीन है। खेतिहर मतलब कि खेती करने लायक जमीन, जिस पर कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। मतलब मोहन का खेत जहाँ पे, उसी से सटा हुआ अटैच में ही है रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड से अलग होते हैं। मतलब छोटा सा एक अड्डी टाइप का होता है, अलग है। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। जो अड्डा जो होता है, अड्डी, उसको क्या किया था, रघु ने थोड़ा आगे कर लिया गया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मतलब छोटा सा एक अड्डी था, उसको काट के थोड़ा सा इधर मोहन के खेत में सटा दिया और अपना खेत का क्या हो गया, साइज बढ़ा दिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था कि रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड को आगे बढ़ाया था। मतलब वो जो अड्डी जो होता है ना, उसको क्या किया था, आगे बढ़ाया था। वो मानने से इनकार कर दिया गया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया और दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्हें मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ पर बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, मोहन का एक दोस्त था जो कि गांव के डाकघर में वो काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। रपट मतलब रिपोर्ट लिखानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। थाने जाने के बाद उनको लग रहा था कि कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श करने के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने मारने की घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा गवाह के रूप में। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे का नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। जैसे देखिए, जहाँ पे जो कुछ घटना होता है, उस हर एक थाना का अलग अलग क्षेत्र होता है। तो जहाँ पे घटना हुआ था उसी क्षेत्र में लिखवाने से रिपोर्ट बेटर रहेगा।
इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है, एकदम सही बात, जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। मतलब जो जहाँ पे लड़ाई पीट झगड़ा जो भी विवाद हुआ वो हर एक थाना का क्षेत्र होता है, तो उसी थाना में अपना क्या करना है, रिपोर्ट लिखवाना है। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करें। ये थाना का चित्र है जो कि वहाँ पे सारा बात बताया जा रहा है। अब इधर देख लेते हैं। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे? वहाँ का जो लोकल थाना होगा वहाँ जाके शिकायत दर्ज करवा लेंगे। मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद था? जमीन के लेकर विवाद था। मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था? क्योंकि रघु जो थे ना वो पावरफुल इंसान थे, उसके दादाजी सरपंच भी थे, उसके पास बहुत ज़्यादा जमीन जायदाद था, इस वजह से वो डर रहे थे। कुछ लोग ने कहा कि मोहन पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। कि लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिया? पुलिस थाने में होने वाला काम। पुलिस थाने में होने वाला काम। जब सब लोग पुलिस थाने में पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और जो वहाँ पे हुआ था मारपीट जमीन को लेकर सारा कुछ उसको बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। मतलब मोहन जो था, जो वहाँ मारपीट हुआ वो लिखित रूप में थानेदार को देना चाहता था। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। थानेदार क्या हुआ, डांटने लगे कि छोटी मोटी बात का शिकायत का हमारे पास टाइम नहीं है यहाँ का देखने का। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन सोच रहा था कि मेरी मारपीट इतना लगा है, पिटाई भी हुआ है, पर मेरा शिकायत क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। जो उसके साथ था, जो मारपीट हुआ वो जिसके सामने, उसको लेके अंदर आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे ना बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। लास्ट में समझाया बुझाया गया कि बहुत भयानक घटना हो गया है, आप इस रिपोर्ट को दर्ज कीजिए। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार जो थे मोहन को बोला कि अपना शिकायत दर्ज कीजिए आप। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। एक दिन बाद वहाँ के हवलदार जो हैं और कुछ पुलिस थे जो कि वो जहाँ पे मारपीट हुआ वहाँ घटना पे पहुंचेंगे। पुलिस थाने में जो भी हुआ उससे एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था? चलिए, राजस्व विभाग का काम। राजस्व विभाग का काम क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? ये सब राजस्व में आता है। चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। किसका काम होता है? जमीन को नापना
और उसका रिकॉर्ड रखना किसका काम में था, तो पटवारी का मुख्य काम होता था। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी तो कहीं लेखपाल तो कहीं कर्मचारी तो कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनंगो कहते हैं। देखिए हर जगह पटवारी को अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो कहीं कहीं क्या लेखपाल कहते हैं, कहीं कर्मचारी कहते हैं, कहीं ग्रामीण अधिकारी कहते हैं, तो कहीं कानूनंगो कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले को कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब सब जगह क्षेत्राधिकार में सब अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो इस बुक में क्या माना गया है, पटवारी। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। प्रत्येक पटवारी जो होता है कुछ गांव, मतलब कुछ कुछ गांव का उसके पास जिम्मेदारी होता है कि वहां का जितना भी जमीन का लेखा जोखा है, किसके नाम से कितना जमीन है, वो मेजर करके नाप करके सारा रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं और वेबसाइट पे भी रहते हैं। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर्ड के विवरण को देखिए। आगे का पृष्ठ पर देखेंगे हम लोग, वो रजिस्टर्ड जिसपे सारा नोट रहता है और उसका खसरा का विवरण दिया हुआ रहता है। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको सिक्कड़ कहते हैं, ठीक है। इस जरीब कहते हैं, वो जो लोहा का जो सिक्कड़ रहता है जंजीर, उसको क्या कहते हैं, जरीब कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि पटवारी द्वारा जमीन खेत को नापने के लिए जो जंजीर का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे में मेल खाता है कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी मेड मोहन का अगर रघु ने काट के बढ़ा दिया, रघु अपना खेत का जमीन बढ़ा लिया उसका साइज, तो पटवारी ये देख सकते थे अपने नक्शा से कि ये सही में मैप में है या गलत है। उससे भी पता चल जाता कि ये बेईमानी हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। एकदम पक्का मेजर हो जाएगा उससे। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता था। पटवारी जो होते थे, जैसे कि कर्मचारी जिसको कहते थे, वो किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता था और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता था कि हमारे क्षेत्र में ये फसल उगाई जाती है, इससे हम टैक्स भी लेना है, ठीक है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर आगे नेक्स्ट देख लेंगे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए कि आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गांवों के लिए जमीन के अभिलेख रखता है। गांव के लेखों को पटवारी कैसे संपर्क करता है, ब्लॉक स्तर पे संपर्क होता है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी है। इससे पता चलता है कि जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम का है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे खसरा नंबर 5 है ये। इसमें दिया गया हुआ है क्षेत्र हेक्टेयर में दिया गया जमीन मालिक का नाम, पिता का नाम, पति का नाम और पता। यदि बटाई पर उसे दूसरे किसान के नाम पर हो तो बटाई का हिस्सा, इस साल जोती गई जमीन, फसल, कौन सा क्षेत्र, अन्य फसल, प्रति जमीन, सुविधाएं। कितना था, तो 0.75 था। .7 हेक्टेयर था। मोहन
वल्दराजराम, गांव अमरपुरा, जमीन का मालिक। ये नहीं में क्या है, तो यदि कोई किसी का बटा एक हिस्सा नहीं है, नहीं। सोयाबीन है 0.7 हेक्टेयर है। रघु राम वल्द रतनलाल, गांव अमरपुरा, जमीन का मालिक, यहाँ भी नहीं है। गेहूं हेक्टेयर इतना सारा कुछ इसमें मेजर दिया हुआ है, तो अपना इससे पता चल सकता है कि किसका जमीन कितना डेसिमल है, नहीं है, ये सब पता कर सकते हैं इस ये क्या कहते हैं, खसरा से। कौन नंबर, मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वह किसका है। मतलब 4 दिशा होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सारा उसका खता खसरा में दिया हुआ रहता है कि मेरे लेफ्ट साइड में किसका, राइट साइड में किधर है, कि किसका जमीन है, अप में किसका है, डाउन में किसका है। रघु और मोहन जमीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए। खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है। खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या क्या जानकारी मिलती है। यहाँ इसमें टोटल पटवारी के द्वारा रिकॉर्ड ये पैमाने पर नहीं है। अब कुछ चिन्ह देख लेते हैं कि इस चिन्ह से क्या क्या पता चलता है हम लोग को, कि ये सिंबल से क्या पता चलता है। ये डायरेक्ट ये जो लाइन है माइनस के तरह, ये सीमा को प्रदर्शित करता है। ये डॉट डॉट है, ये जो थोड़ा थोड़ा, ये चरगाह को प्रदर्शित करता है, मतलब घास जो रहता है चरगाह, मतलब पशु के लिए चारागाह के लिए जो होता है। और ये जो है सिंबल, ये क्या है, कच्ची सड़क के लिए है। और ये क्या है, ये कुआं का है। और ये पक्की सड़क के लिए है। ये हो तो पेड़ का, ये तो सभी को पता चल जाएगा। कन्फ्यूजन होगा किस में, तो पक्की सड़क, चारगाह और कच्ची सड़क सीमा में, कुआं में भी पता चल जाएगा। चलिए इसको भी अब देखते हैं। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उन्हें कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने के अधिकार हैं। जमीन का मैप जो होता है, नक्शा, उसको पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनकी यह रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते हैं। लोगों को इसकी हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर पर डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं, ताकि वो आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके। जैसे यहाँ बिहार में अभी ये चल रहा है। नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी। नीचे दिए गए स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि वह किस लिए ज़रूरी है। एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है, तो उस समय पड़ता है उसका अपना खाता खसरा जो भी होता है, ज़मीन का मैप, ताकि जिसको बेचेंगे वो देखने के लिए मांगते हैं कि क्या क्या है इसमें, नहीं है। एक किसान अपनी फसल दूसरे से को बेचता है। एक किसान अपनी ज़मीन से में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए, तो वहाँ भी ज़रूरत होता है। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है, तो उसके लिए भी मतलब ये पता चले ना कि खाद जैसे खरीदना है, खाद देना है, तो ये ज़मीन कितना एकड़ में है, कितना कट्ठा है, कितना हेक्टेयर, ये भी तो पता चलने के लिए तो मैप का ज़रूरत है, चाहिए। एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे एवं बेटियों में बांटना चाहता है, तो बांटेगा तभी ना, तब कि जो कि इक्वल साइज हमको पता रहेगा कि ये कितना एकड़ में है, कितना हेक्टेयर में है, तो उसको 2 बराबर भागों में या 3 बराबर भागों में या 4 बराबर भागों में हम बांट सकते हैं। करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिस्सा रखना सरकार का राजस्व विभाग का काम होता है। राजस्व विभाग का काम होता है सारा कुछ ये चीज़ देखना। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। वरिष्ठ लोग कौन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। भारत के सभी राज्य जो हैं, मतलब टोटल डिस्ट्रिक्ट जो मतलब टोटल स्टेट जो है, राज्य हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में बटे हुए हैं। जमीन में जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि तहसील, तालुका,
इत्यादि, मतलब जिलों को भी और क्या छोटे छोटे उपखंडों में बांट दिए जाते हैं। जैसे हम लोग किसका तहसील कहते हैं, तालुका कहते हैं। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है। सबसे ऊपर कौन सा होता है, तो जिला अधिकारी होता है, और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। सबसे ऊपर कौन सा होता है, तो जिला अधिकारी, उसके बाद तहसीलदार। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी का काम का निरीक्षण करते हैं। पटवारी जो मतलब आंकड़ा दिए हैं वो सही है या नहीं है, उसका वो निरीक्षण करते हैं, जांचते हैं। और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि में भी, जैसे कि स्टूडेंट को जाति प्रमाण पत्र बनाना होता था ना, तो उसके लिए क्या जमीन का रसीद वगैरह सब लगता है, आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों का मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005, हिंदू अधिनियम धारा एक्ट जो है 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं कि जिनके पास जमीन है, तो वो आम तौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो वो आम तौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। अगर किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है तो हम लोग उसको पुरुष मानते हैं, और महिला को क्या मानते हैं, उसका हैसियत क्या है, तो एक मददगार भर की मानी जाती है। जो कि किसान मतलब खेती में जो मददगार करते हैं ना, उसको मददगार के रूप में औरत को, महिलाओं को हम लोग जाने जाते हैं इसमें। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। मतलब पहले क्या होता था कि हिंदू औरत जो होते थे, कभी उसको परिवार की ओर से जमीन का हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। जब पिता का मृत्यु हो जाता था तो उसके जो जितने पुत्र थे उसमें बराबर भागों में बांटा जाता था, लेकिन पुत्री को मतलब बेटी को वो जमीन का हिस्सा नहीं दिया जाता था। हाल ही में यह कानून बदला गया है। अभी जो नियम कानून है वो बदल दिया गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन बराबर हिस्सा में मिलता है। अब नियम थोड़ा अपडेट हो गया है। वो जो नियम पहले का था कि बेटी को नहीं मिलेगा, तो अब ये हो गया कि जिस पिता के नाम से जितने भी जमीन है, तो उसमें जितना अधिकार बेटे को है उतना अधिकार बेटियों को भी है। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो माँ को, बेटियों को और उसके बेटों को, तीनों को बराबर बराबर हिस्सों में जमीन बांटने का कानून बनाया गया है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू होगा। जैसे कि अभी भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित राज्य है। तो क्या ये नियम जो है ना, सभी 28 स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश 8, सभी में ये नियम लागू होगा। इस नियम को ही मानना होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। उदाहरण के लिए सुधा जो है खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है, पर पहले इसको देख लेते हैं तब पढ़ेंगे। एक बिटिया की चाह। विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिला। मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या। बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतों ने नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना। नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। मतलब एक लड़की बोल रही है कि हमको नहीं चाहिए सोना और रेशम, बट हमको एक अपना घर चाहिए पिता का। मतलब पिता के हिस्सा से उसको एक
घर चाहिए। जैसे बेटे को बंटवारे के द्वारा मिला जाता है, तो बेटी का भी एक पुकार है कि हमको भी अपना एक घर चाहिए। स्रोत रिफ्लेक्शन ऑन माय फैमिली, अंजलि मोंटोरियो टिस, मुंबई की एक ये बताया गया है उसी के द्वारा। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। जब उसके पिता का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, तो अपने मां के साथ खेत में अपने हाथ बटाने मतलब मदद करने आते थे। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। मतलब पटवारी जो थे, लेखापाल जो थे, या जो भी कहते थे हर एक क्षेत्र में, तो वो कहा कि जितना मेरा बेटा का रिकॉर्ड है ना, तो मेरी दोनों पुत्रियों का भी, बेटियों का भी उस रिकॉर्ड में नाम देना है। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटियों की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से का जमीन से काम चला सकती है। सुधा भी समझ गए कि अब इस जो जमीन है पिताजी के नाम से, उससे भी हम कुछ कर सकते हैं, उसको भी भरोसा था। अन्य सार्वजनिक सेवाएं, एक सर्वेक्षण। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था। दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का किया। इसके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अध्यक्ष या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उनसे किस तरह की समस्या आती है। इन सेवाओं का उपयोग कानून के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। मतलब आपके राज्य में, अपने गांव के आप पंचायत जो भी है, वहाँ पे क्या क्या सेवा दी जा रही है उसकी सूची बनाने के लिए बताया जाए। दूध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। क्या क्या सेवा हम लोग को मिल रहा है उसके बारे में बोल रहा है, एक लिस्ट बनाएं। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए। मतलब कुछ 3 सेवाएं बताइए, जैसे आंगनबाड़ी हो गया, बालवाड़ी हो गया, स्वास्थ्य उपकेंद्र हो गया, कोई भी 3 ले लीजिए और उस पर अपना टीचर से कहिए कि चर्चा कीजिए कि इनकी कार्य प्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए उदाहरण आगे दिया जा रहा है, मतलब उसमें क्या और अपग्रेड कर सकते हैं, इसमें और क्या नई से चीज़ डेवलप कर सकते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी लगा के हम उसको अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए बताया जा रहा है। चलिए ये देखते हैं इस पर क्या क्या है। इसमें पहले देख लेते हैं सार्वजनिक सभा में क्या, राशन की दुकान, स्वास्थ्य केंद्र और दूध उत्पादन समिति। इसमें क्या क्या सुधार चाहिए, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग। आपने उनके काम के बारे में क्या देखा यह दुकान खुली हुई थी, 3 लोग आए, उनके पास पीले रंग के कार्ड थे, सबने चावल और चीनी खरीदी, मिट्टी का तेल मिला नहीं, तो यहाँ पे सुधार होना चाहिए। नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र, यह 2 गांव के लिए है। और क्या है, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की जरूरत है। ये सुविधा को लेने के लिए क्या करना, तो उनको राशन कार्ड की जरूरत है। यह तहसील के दफ्तर में बनाया जाता है। राशन कार्ड कहाँ बनाया जाता है, तहसील के दफ्तर में। ये सब प्रदान करते हैं, उनकी समस्या क्या है, मिट्टी तेल को आपूर्ति पूरी नहीं होती है। मिट्टी तेल की समस्या है जो कि उसको पूरा करना है। लोगों की समस्या,
चावल बड़ा खराब आता है, मिट्टी का तेल तो कभी मिलता ही नहीं है, वो जो होता है वो सब, ये सब प्रॉब्लम है। क्या सुधार किया जा सकता है? अच्छा चावल आए, मिट्टी का तेल मिले, राशन की दुकान की रोज खुले, मतलब ये सब समस्या आता है जो कि बताया गया था एक लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो ये अब आ गया अभ्यास प्रश्न। ये क्या है? फर्स्ट में पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस का ये काम होता है कि उसके जो थाना के क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में जो भी कोई तरह का समस्या होता है उस समस्या का समाधान करे। ये सारा क्वेश्चन है, ये बाद में कराया जाएगा। अभी हम लोग स्टोरी बाय स्टोरी मेन टॉपिक को देखते जाएंगे और मेन लाइन को अंडरलाइन करेंगे। ये क्लास 6 था, ये सिविक्स का पहला, ये 6 नंबर टॉपिक था। गांव का प्रशासन के बारे में हम लोग देखे, राजस्व थाने के बारे में देखे, राजस्व के बारे में देखे। तो आज ये अध्याय 6 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अध्याय 7 उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।